दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। सियासी गलियारों में आम तौर पर आपने ये जुमला जरूर सुना होगा, लेकिन शायद ही ये जुमला सुना होगा कि अगर दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जा सकता है, तो लखनऊ का रास्ता दिल्ली होकर भी जा सकता है। जब इस पूरे इंटरव्यू को आप सुन लेंगे, तो उसके बाद खुद ब खुद आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे, वाकई ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल, यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं और उन 80 संसदीय सीटों में से कुछ सीटों को हॉट सीट माना जाता है, और उन्हीं में से एक सीट है रामपुर, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान खूब चर्चा में रही और खूब तरह तरह की बहसें भी हुई, मुबाहिसे भी हुए इस बात को लेकर कि इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन बाजी मार ले गए एक ऐसे शख्स जो दिल्ली की पार्लियामेंट्री स्ट्रीट की जामा मस्जिद के इमाम हैं और जिन्होंने बीजेपी के घनश्याम लोधी को करीब करीब 87,000 वोटों से शिकस्त दी, और उन्होंने खुद 4,81,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आजाद भारत में अपने सियासी सफर की शुरुआत इसी सीट से की थी। तो उसके बाद में कभी मौलानाओं के पास ये सीट रही, तो कभी नवाबों के पास ये सीट रही, कभी खान साहबों के पास ये सीट रही, और कभी फिल्म स्टार भी इस सीट पर कब्जा जमाते हुए नजर आए। लेकिन इस बार फिर से मौलाना के हाथ में बाजी है और वो जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेशकीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। शुरुआत में इस बात से करना चाहूंगा मौलाना साहब आपसे कि बहुत थोड़े से वक्त में आपने इतना बड़ा खेल कर दिया। दिल्ली की इस पार्लियामेंट्री स्ट्रीट की जामा मस्जिद की इमामत के बाद में आपको अखिलेश यादव के बुलावे पर रामपुर भेजा गया, टिकट की घोषणा हुई, और जैसे ही टिकट की घोषणा हुई उसके बाद में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। पार्टी में जो कलेबाजी थी वो जग जाहिर हो गई, सबके सामने आ गई। लेकिन आपने तमाम इन चीजों को पीछे छोड़ते हुए एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये पूरा सफर कुछ दिनों का ही जरूर है, लेकिन महत्वपूर्ण सफर है। इस पूरे सफर की अगर शुरुआत हम उस दिन से करें जब आपके टिकट की घोषणा हुई है, और उसके बाद में चुनाव का प्रचार प्रसार होता है, उसके बाद में 4 जून आता है, नतीजे घोषित होते हैं, आपकी जीत का ऐलान होता है, और उसके बाद में आपका शपथ ग्रहण समारोह देश की सबसे बड़ी पंचायत में होता है, लोकसभा में होता है। इस पूरे सियासी सफर को अगर संक्षिप्त में, बहुत ही कम अल्फाज में अगर आप समेटना चाहें तो कैसे समेटेंगे? देखिए, सबसे मैं पहले रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने ये सारे असबाब पैदा किए, और सेकेंडली अखिलेश यादव जी कि उन्होंने उनका नज़र इंतखाब, उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी एतमाद का इजहार किया, और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला उनकी तवक्कुआत को पूरा करेगा कि मैं रामपुर की आवाम का, फिर तीसरे रामपुर की आवाम का, कि जिन्होंने अखिलेश जी की पसंद और उनके इंतखाब के एक इमाम को, जो वहीं का रहने वाला, मैं चूँकि मेरी पैदाइश रामपुर में ही हुई और मेरे तमाम अहले ख़ानदान, मेरे वालिद और वालदा वहीं रामपुर में ही थे, वहीं उनका चंद साल पहले इंतकाल हुआ, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए। तो मेरी इब्तिदाई तालीम भी रामपुर से है, फिर रामपुर शहर से मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा, चूँकि मैंने हिफ्ज़ कुरान वहीं से किया। तो इसमें ये सब क्रेडिट, ये 3 चीज़ बहुत अहम हैं। एक, रब्बुल आलमीन का करम, दूसरी अखिलेश जी का नज़र इंतखाब कि मैं रामपुर में अपने सियासी सफ़र का आगाज़ करूँ, उनका हौसला अफ़ज़ाई, और उन्होंने जो है बड़ी मोहब्बतों से और जो इज़्ज़त दी उन्होंने, मैं समझता हूँ वो मुझे इज़्ज़त नहीं दी, बल्कि देश के नहीं बल्कि दुनिया के सारे इमामों को इज़्ज़त दी उन्होंने, कि उन्होंने कभी मुझे एक कैंडिडेट जिस तरह से लोग आते हैं उसकी तरह से कभी टैकल नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक धर्मगुरु, या एक जिस तरह से इज़्ज़त करते हैं, उनका नेचर भी है। बहुत पहले से भी मैं एक आध मरतबा 10-11 साल पहले जब यहीं वाज था सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, तभी मेरी एक मुलाकात थी, तो मैंने देखा कि वो सभी धर्मों के गुरुओं की बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत इंसानियत की इज़्ज़त करते हैं। तो उन्होंने कभी मुझे एज़ ए कैंडिडेट इस सियासी सफ़र की शुरुआत में कभी टैकल नहीं किया, बल्कि एक बहुत ही इज़्ज़त और सम्मान के साथ उन्होंने टैकल किया, और हमेशा ये कहा कि आप लोगों से मिलते रहिए। और आखिर उन्होंने अपना फ़ैसला लिया, टाइम कम था, लेकिन कहा उन्होंने कि नहीं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि इमाम साहब अपने वतन से ही इलेक्शन लड़ें। और जो है वो उन्होंने, उनका फ़ैसला जब पब्लिक को मालूम हुआ और हम वहाँ पर नॉमिनेशन के लिए गए, तो बहुत सब लोगों ने, मीडिया वालों ने बड़ा ताउन को अपडेट किया। मैं इसके लिए आप सब मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी जिस तरह से अखिलेश जी की चॉइस थी
उसको उन्होंने भी एक बहुत अच्छे पॉजिटिव उसमें लिया। और फिर रामपुर की आवाम को जब ये मालूम हुआ कि हम वहीं पैदा हुए हैं, शुरू में कुछ लोगों ने ये अफवाह उड़ाई, कुछ हमारे मित्रों ने, दूसरे मित्रों ने, कि ये रामपुर में जो है इलेक्शन लड़ने के लिए इमाम साहब आए, पैराशूट से आए हैं और बहुत दूर से आए हैं और वो वीआईपी कल्चर से आए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि मैं इस मस्जिद में वीआईपीज लोग ही आते हैं। में ज़्यादातर एमपीज, मिनिस्टर्स या एपीजे अब्दुल कलाम साहब, हामिद अंसारी साहब, उससे पहले मुझसे यहाँ आने से पहले यहाँ पर बड़े बड़े, मेरे सामने ही नजीब रज़ाक साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, जो चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया थे मोदी जी के ज़माने में, वो भी यहाँ नमाज अदा कर चुके हैं। लेकिन इस मस्जिद की हिस्ट्री ये रही है कि मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने भी यहाँ नमाज पढ़ाई है, पढ़ी भी है। और फिर मौलाना आज़ाद के बाद फ्रीडम फाइटर तो लोग वहाँ पढ़ते ही थे इस मस्जिद में, लेकिन उनके बाद एक तसलसल रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब मरहूम, फ़खरुद्दीन अली अहमद खान साहब मरहूम, उनकी तो कब्र भी जो है मस्जिद के आते और कंपाउंड में है। तो यहाँ पर बहुत से देश विदेश के बहुत से लोग यहाँ आते रहे हैं। मेरी भी मुलाकातें यहाँ देश के तभी हिस्सों से जो लोग चुनकर मुस्लिम नुमाइंदे आते हैं, एमपीज आते हैं या डिग्निटीज़ आते हैं, उनसे मुलाकातें, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, उनसे मुलाकातें रही हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अखिलेश यादव जी ने एक एक मस्जिद के और मस्जिद की खिदमत करने वाले को और एक इमाम को इतना उन्होंने सम्मान और इज्जत दी। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। और फिर रामपुर की आवाम ने उनके इस फैसले को सराहा और न सिर्फ सराहा, बल्कि मैं उनका, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने हमवतन, अपने हमजिला लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने मिलकर जो हौसला अफजाई की। मैं हिंदू भाइयों के मोहल्लों में गया, उनके गाँवों में गया, उनके बाज़ारों में भी गया, जितना टाइम कम था, लेकिन सबों ने एक ही बात कही कि आप परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन और मौलाना साहब, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका था नहीं, बावजूद इसके आपने जो पूरा चुनाव का कैंपेन था इसको टैकल कर लिया एक तरह से, जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो पूरा तजुर्बा था, इसको आपने मतलब कैसे महसूस किया और क्या कुछ इससे सीखा आपने इस पूरे तजुर्बे से? शुरुआत हुई थी जिसकी उस टिकट की घोषणा के साथ, और जीत के बाद में आप संसद तक पहुंचे, ये पूरा सफर कैसा रहा, कैसा लगा आपको? नहीं, देखिए, सफ़र तो अब शुरू हुआ है जी। और हार और जीत का तो अभी हम जीते नहीं हैं। हम्म। हमारी जीत जब होगी, जब रामपुर की आवाम ये उसको रिलीफ मिलेगा, उसको एहसास होगा कि नहीं हमारे लिए कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हैं हम, तो तब हमारी वो जीत होगी। अभी तो हम सिर्फ सर्टिफिकेट की जीत है हमारी। अभी तो सिर्फ उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया कि हमारे लिए इमाम साहब आए हैं, जी। हमें जो है वो हौसला देंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे बारे में सोचेंगे। मेरी जीत जब होगी, जब मैं उनके लिए, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए एजुकेशन और हेल्थ और बेरोज़गारी दूर हो, रामपुर में रोज़गार के ज़राए हों, तब वो इन 3 चीज़ों में विषय में जब मैं कुछ कामयाबी हासिल कर लूँगा, तब मुझे लगेगा कि मेरी जीत हुई है। बहुत बेहतर। मौलाना साहब, कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, जब मैं इंटरव्यू कर रहा था आपका, कुछ कमेंट्स मैं देख रहा था आपसे मुताल्लिक, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें, कहाँ से आपकी पढ़ाई-लिखाई हुई है? और बहुत सारे लोग तरह-तरह की बातें भी कह रहे हैं कि मौलाना साहब तो इमाम हैं खालिस, इमाम के अलावा ऐसी मतलब उस तरह की क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है। तो उनको भी कोई जवाब दीजिए कि कहाँ से आपकी पढ़ाई-लिखाई मुकम्मल हुई है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ कुरान किया रामपुर में। जी। उसके बाद इस्लामिक साइंस से ग्रेजुएशन, आलमियत की डिग्री नदवतुल उलमा, जो देश का सबसे एक अज़ीम इदारा है, वहाँ से हासिल की। उसके बाद मैं कुछ दिन अलीगढ़ भी रहा, लेकिन वहाँ से कोई डिग्री नहीं ले सका। फिर जामिया से मैंने बी अरबिक ऑनर्स किया। उसके बाद एमए इस्लामिक स्टडीज़ कंप्लीट जी। किया। उसके बाद बीएड किया। आप ये हरियाणा धौज जी, यूनिवर्सिटी जी। जो है, अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जी। और इसके अलावा डिप्लोमा वगैरह भी किया जामिया तो मिलिया कहा जा इस्लामिया। सकता है कि दीनी तालीम भी आपके पास है, दुनियावी तालीम भी आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। इसीलिए मुझे एजुकेशन के ताल्लुक से जो मैं बात करता हूँ, इसीलिए करता हूँ क्योंकि जी। मैंने बीएड किया। मैं एजुकेशन की सफ़र में मैंने देखा कि कहाँ-कहाँ किस तरह से एजुकेशंस होती हैं, कि क्या-क्या स्कूल हमारे देश में काम कर रहे हैं। जी। तो मैं चाहता हूँ कि गरीब बच्चों, स्पेशली जो है, गरीबों के बच्चों को, जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं होती, सबके अंदर ऊपर वाले टैलेंट दिया है, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको भी पढ़ने के लिए हम अवसर दें, उनके इलाकों में अच्छे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों को अच्छा करें, और एजुकेशन ही हमारे मुल्क का फ्यूचर है। हाँ, मैं दोबारा से उसी सवाल पे आना चाह रहा हूँ, मेरी मजबूरी कह लीजिए शायद इसे आप, कि जब टिकट की घोषणा हुई थी आपकी, पहले कहा जा रहा था कि डॉक्टर एसटी हसन साहब को लड़ाया जाएगा। क्या कुछ इस तरह की बातें थी या आपका ही नाम फाइनल था अखिलेश यादव की जानिब से? नहीं, देखिए, वही होता है जो रब्बुल आलमीन चाहता है। जी। तो
मुझे तो पहले दिन से ही जो है वो मुझे उम्मीद थी अल्लाह की ज़ात से, और अखिलेश जी ने पहले ही से कहा हुआ था कि इमाम साहब डोंट वरी, अल्लाह आपके साथ है, आप कोई इरादा रखिए। तो समाजवादी पार्टी के तमाम जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, तमाम लोगों ने मदद की आपकी बाद में, जब आप मैदान में उतर गए थे? देखिए, अब तो हम वहाँ से पूरे ज़िले के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके नुमाइंदा हैं। अब हमारे लिए सब बराबर हैं, जिन्होंने हमारी मदद की थी वो भी, और जिन्होंने मदद नहीं की थी वो भी। हाँ, जिन लोगों ने की थी उनको ऊपर वाला एक्स्ट्रा सवाब देगा, उनकी कोशिशों का उन्हें वहाँ भी मिलेगा। और जिन्होंने नहीं दी थी, जिन तक हमारी बात नहीं पहुँच सकी या वो नहीं समझ सके, तो हमें उनका भी काम करना है, उनको भी इज़्ज़त और सम्मान वैसे ही देना। अच्छा मौलाना साहब, 37 सीटें जीती है समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस पार्टी का अगर जिक्र करें तो 99 सीट्स जीतने में कामयाबी हासिल हुई है। 230-34 के आसपास पूरा इंडिया गठबंधन पहुंच गया है, लेकिन बावजूद इसके सरकार नहीं बना पाया। ये बात सही है कि इंडिया ब्लॉक ने अच्छा कमबैक किया, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन क्या मलाल है आपको, या अंदाजा था आपको कि इस तरह की इतनी सीटें जीत पाने में कामयाब हो पाएगा इंडिया ब्लॉक? और अब जबकि नतीजे सामने आ चुके हैं, अब कोई मलाल की यार सरकार नहीं बना पाए बस? नहीं, देखिए, सरकार बनती है तो लोगों की खिदमत करने के अवसर मौक़े ज़्यादा होते हैं, जी जी। नो डाउट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खिदमत के रास्ते बंद हैं, बल्कि जब पब्लिक ने चुना है, मौका दिया है, और कल ही पार्लियामेंट में इस पर बहस हो रही थी कि 51% वोट परसेंटेज इंडिया गठबंधन के हक में आया है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन के हौसले अज़ाइम बहुत बुलंद हैं, और वो चाहते हैं कि और अच्छे से अच्छा हम लोग साथ में जो है उनकी खिदमत के साथ बर्ताव करें। अच्छा जी जी, बात पूरी कर लीजिए। जी जी। तो मैं अगला सवाल ये जानना चाह रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यूपी में डबल इंजन की सरकार की आमतौर पर बात होती है। दोबारा सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो है सरकार चल रही है यूपी में। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की क़यादत में पूरा देश चलाया जा रहा है। लेकिन यूपी के बारे में स्पेशली बहुत सारी बातें कही जाती हैं, खासतौर पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसको लेकर तरह-तरह की बातें आती हैं। मॉब लिंचिंग को लेकर बहुत सारी खबरें इवन 4 जून के बाद भी सामने आ चुकी हैं। इन तमाम सेंसिटिव इश्यूज को लेकर क्या रुख रहने वाला आपका, संसद में भी और अपने इलाके में भी, अपने प्रदेश में भी? देखिए, जो जैसे इंडिया गठबंधन ने कल भी जो है पार्लियामेंट में अपना नज़रिया साफ किया कि मुल्क सबका है, जी। और हर मुल्क में पैदा होने वाला शहरी बराबर के सम्मान का हकदार है, हिस्सेदार है। उसका ये हक है कि उसको जो संविधान ने अधिकार दिया है, इख्तियारात दिए हैं, जो हुकूक दिए हैं, उनको कोई भी गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर सकती। और ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी है कि रब्बुल आलमीन ने, ऊपर वाले ने हमें इतना शक्तिशाली बनाया है, भारत के लोगों को इतनी इनके अंदर क़ुव्वत और सलाहियत बख्शी है जो दुनिया के किसी देश में नहीं है, कि वो इतने अलग अलग धर्मों के बावजूद भी एक प्लेटफार्म पे जमा होकर एक मुल्क में रहते हैं, और उस मुल्क की हिफाजत करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए कुर्बानी देते हैं, जिसकी हमारी हज़ार साल तारीख भरी पड़ी है। उसकी मिसालें कुर्बानियों की मुश्तरका कुर्बानियाँ हैं। हम अंग्रेज़ों से मुश्तरका लड़े, और भी न जाने कहाँ किन किन मैदानों में सब मुश्तरका लड़े हैं। तो ये जो आपसी रिश्ते हैं, एक बीइंग ए इंडियन, हमारे बीइंग ए ह्यूमन, इंसानी रिश्ता, इंडियन और भारतीय होने के नाते रिश्ता, ये इतना मजबूत है कि अगर ये जो मैं कहूँगा घटिया और निचली सतह की जो हरकतें होती हैं, जो मुल्क में इधर ही पहले चलन नहीं था, हमारे मुल्क में तो इंसान तो सबसे अजीम इस धरती और आकाश संसार में सबसे अहम चीज़, जो सबसे अच्छा कीमती फूल अल्लाह ने बनाया ऊपर वाले ने, तो वो इंसान है। वो किस धर्म का है, किस जात का है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, वो इंसान है, वो भारतीय है, अगर भारत में पैदा हुआ है। हर भारतीय का, पूरे भारत के सिस्टम का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसकी देखभाल करे, उसकी हिफाजत करे, और वो भारत माँ का लाल है। वो भारत में पैदा हुआ है, तो वो इस देश का जो है सपूत है, और वो क्या पता वो कितना काम करे देश के लिए। तो ये जो एक भेदभाव का एक कल्चर थोपा गया अंग्रेज़ों के द्वारा, था नहीं, हमारे मुल्क का नहीं है ये। हमारे मुल्क में तो चींटियों को लोग दाने खिलाते हैं। हमारे मुल्क में तो
कुत्तों और बिल्लियों को लोग पालते हैं, कौवों को लोग दाना डालते हैं, कबूतरों को लोग दाना डालते हैं। तो इस मुल्क की तो अखलाकियात और अक़दार और मोरल वैल्यूज जो है वो बहुत बुलंद है। ये जो लोग इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं कि कुछ इंसान इकट्ठे होकर किसी एक इंसान को लाठी डंडों से मारें, तो इससे ज्यादा घटिया हरकत कोई और नहीं हो सकती। एक इंसान, हमारे इंसान की तो परंपरा ही अलग है। यहाँ तो परिंदों को लोग दाने डालते हैं, यहाँ तो जानवरों को लोग जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन मौलाना साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारी संस्कृति जो है हजारों साल की, उसके खिलाफ है। और ये जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो जो पॉलिसी बनाई और जो तारीख बनाई, जो हिस्ट्री लिखी, ये उसकी वजह से मिसगाइडेड हमारे समाज के लोग हैं, जिनको एक जो है समझिए कि नफरत का जहर दे करके, नफरत का इंजेक्शन दे करके उनसे ये काम कराए जाते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ या मॉब लिंचिंग के खिलाफ या फेक एनकाउंटर्स के खिलाफ संसद में आपकी आवाज गूंजने वाली है? उठाएंगे आप इस मुद्दे को? देखिए, देश हित में जो भी चीज होगी और जो भी जो है इंडियन सिटीजन के हक में, उनके सम्मान की, उनकी इज्जत के हक में, उनके वक़ार को, उनकी शान को के लिए, बुलंदी के लिए जो भी हमें कुछ करना पड़ेगा, वो कानून के दायरे में रहकर उसमें हम कोई पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, एक सवाल मैंने ज़ियाउर रहमान बर्क से भी पूछा था जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, कि समाजवादी पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और आप जैसे इमाम साहब जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचते हैं तो और ज्यादा उम्मीदें बढ़ती हैं, खासतौर पर मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी ने महज 4 टिकट दिए हैं, चारों टिकटों पर इत्तेफाक से जीत भी हो गई है। तो क्या आप ये मानते हैं कि 4 टिकट दे पाना इतनी बड़ी आबादी को ये काफी है? देखिए, असल क्या है कि असल तो टिकट का मामला क्वालिटी और क्वांटिटी की बात आती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत फाइक हैं। ज़ियाउर रहमान भाई भी अलीगढ़ से फारिग तहसील हैं। बिल्कुल। इकरा चौधरी, इकरा हसन, वो भी बैरिस्टर हैं, बाहर से आई हैं, पढ़ी लिखी हैं। और मैं भी खादिम हूँ। और जो है वो अफजाल अंसारी साहब, वो भी एक बैकग्राउंड है, फ्रीडम फाइटर्स के खानदान से आते हैं। अब वो जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में ये कि पार्टी काम करे हमारे हक में, नुमाइंदगी बेहतर हो, लोगों को उनका हक मिले, वो आपके जरिए से मिले, इनके जरिए से मिले, ये ज्यादा अहम है। और एक जम्मू जेट काबीना हो, बहुत सारे लोगों और सिर्फ वही फायदा लें और आम लोगों को कुछ ना मिले। तो ये तो बात सही है, अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग आपको कि आप जैसे लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, इमामों को, उलमा इकराम को आना चाहिए। लेकिन तादाद के बारे में लोग कह रहे हैं कि मेजोरिटी जितनी है या पॉपुलेशन जो है प्रोपोर्शनली एवरेज जो है उसका वो बेहद कम है। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि आपके सवाल में जो है वो एक उसमें वजन है, लेकिन ये भी एक वजन वाला जवाब है कि कम्युनिटी को और देशवासियों को, माइनॉरिटीज जितनी भी है, उनको उनका सबका हक मिले। असल ये बात है। तो ये बात ज्यादा अहम है। तो 2027 में जब यूपी में विधानसभा के चुनाव होंगे, अब तो आप अखिलेश के नजदीकी बैठते हैं, मैं देखता हूँ आपको संसद में पास बैठते हैं, डॉक्टर ज़ियाउर रहमान बर्क भी बैठते हैं, अफजाल अंसारी का जिक्र आप कर रहे हैं, इकरा हसन चौधरी साहिबा उनके बारे में भी आप बात कर रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए, आपसे उम्मीद की जा सकती है आप तमाम लोगों से, चारों लोगों से, कि 2027 में जब यूपी में चुनाव होंगे तो ये बात रखी जाएगी कि प्रोपोर्शनली एवरेज के मुताबिक मुसलमानों को आबादी के लिहाज से टिकट बांटे जाने चाहिए, दिए जाने चाहिए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नुमाइंदगी बहुत अच्छी खासी रही है, बल्कि काफ़ी असर रसूख वाले सियासी रहनुमा रहे हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन सब चीज़ों का ख्याल पार्टी रखती आई है और भी रखेगी आगे भी। और मैंने तो ये महसूस किया श्री अखिलेश यादव जी के अंदर कि उनके अंदर अक़लियतों के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए उनकी बहुत ज़्यादा उनका जज्बा उनके अंदर है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत बेहतर नताइज इंशाल्लाह आएंगे, बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिलेंगे, अच्छे से अच्छे नताइज आएंगे इंशाल्लाह, अच्छे नताइज आएंगे। तो मौलाना साहब ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि 5 साल आपके पास हैं और लगातार आप
प्रधानमंत्री के सामने बैठेंगे, राष्ट्रपति के सामने बैठेंगे और देश के जो तमाम अलग-अलग हिस्सों से, अलग-अलग संसदीय सीटों से 543 जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनके आस-पास बैठेंगे, उनके नज़दीक बैठेंगे। आपके लक्ष्य क्या होने वाले हैं 5 सालों में रामपुर की जनता के लिए, उन मतदाताओं के लिए, जिन्होंने आपको चुनकर यहाँ भेजा है? देखिए, रामपुर की आवाम की हमने 3 चीज़ें जो है ख़ास तौर पर वो की हैं। जी। एक तो एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको हमें जी। करना है, ठीक जी। करना है, उसमें जो भी हमसे मुमकिन मदद होगी वो करेंगे। दूसरे हेल्थ सेक्टर में जो है वो वहाँ पर कुछ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तीसरे जो बेरोज़गारी है, जो कुछ पहले कुछ वहाँ पर रोज़गार की चीज़ें थी वो अब ख़त्म हो गई या बंद हो गई किसी वजह से, या नए रोज़ उस सिलसिले में भी जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जहाँ तक माहौल की बात रही, तो माहौल भी रामपुर में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अभी से तब्दील होना शुरू हो गया है और लोगों के ज़हन में अब जो है वो भेदभाव की जो राजनीति थी, वो ख़त्म और समाप्त हो रही है। जी। बिल्कुल, पूरे देश से ख़त्म हो रही है। चलिए। और मौलाना साहब ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बल्कि नज़रें हैं, आपकी स्पीच क्या होने वाली है, पहली स्पीच जब रहेगी, क्योंकि आपका इंडिया ब्लॉक तो आपके साथ रहेगा ही, ज़ाहिर-सी बात है। एनडीए खेमा भी आपके सामने बैठा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे होंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इन तमाम लोगों के बीच में जो आपकी स्पीच होने वाली है, उस पर कुछ सोचा है या सोच लिया गया है कि क्या कुछ रहने वाली है स्पीच? कौन से मौज़ू को टच किया जाएगा? नहीं, देखिए असल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, जी। कि देश एक परिवार है जी, जी। और उसके सारे सदस्य जो हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं। जी, जी। तो और जिस तरह से वहाँ एक दूसरे से मिलना-जुलना होता है, एक परिवार की तरह ही होता है। हमारी कोशिश ये रहेगी और उन लोगों से सबसे प्रार्थना हमारी यही है कि जिस तरह से वो यहाँ रहते हैं, वैसे ही नीट एंड क्लीन अपने दिल को रखकर यहाँ के बाहर भी काम करें, जी। तो देश और तरक्की करेगा। तो उसी सवाल पे जो पहला सवाल मैंने पूछा था कि 1952 में जब पहले आम चुनाव देश में हुए थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी सियासी सफ़र की शुरुआत आज़ाद भारत में रामपुर से की थी। दोबारा मौलाना पे बात आकर रुक गई है, आगे पता नहीं क्या होगा। तो ये इस सफ़र पर कभी गौर व फ़िक्र होती है कि यार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने पॉलिटिकल सफ़र की शुरुआत की थी आज़ाद भारत में, मुझे भी उसी इम्पोर्टेंट सीट से मौका मिला है। कभी ऐसा लगता है कि यार ये बड़ा कनेक्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का और मौलाना मोहिबुल्लाह साहब का? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। ये जब मैं सोचता हूँ, तो मेरे अंदर बहुत हौसला और बहुत रूहानी ताकत और बहुत ऊर्जा जिसे कहते हैं, वो महसूस होती है। वो ये है कि मौलाना आज़ाद ने 1952 में वहाँ से एक आज़ाद भारत में के बाद पहले इलेक्शन वहाँ से लड़ा उन्होंने। उस वक़्त मुल्क मुल्क टूट चुका था और जोग्राफियाई एतबार से मुल्क 2 हिस्सों में बँट चुका था। लेकिन आज 75 साल के बाद दिलों को बाँटने की कोशिश की जा रही है। आज इसीलिए हमने मस्जिद के मिंबर और मेहराब से और फिर अब रामपुर की जैसी जगह से मुंतखब होकर पार्लियामेंट में भी हमें ये बात रखने की कोशिश है कि लोगों के दिलों को मत बाँटो, लोगों को नज़रियों में मत बाँटो। हम सब एक परिवार हैं। हम सब भारतीय इंडियन बीइंग इंडियन एक परिवार हैं। सब मिलकर साथ चलेंगे तो मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगा इंशाअल्लाह। तो मौलाना साहब मेरे तमाम सवाल जो है पूरे हो चुके हैं। अगर कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें, साझा करना चाहें या जो सवाल मैंने नहीं पूछा हो और आप उसका जवाब देना चाहते हो तो आप आज़ाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छे सवालात किए। बस मैं आपके चैनल के ज़रिए से यही अपने जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे कलीग्स एमपी हैं, जो चुनकर आए हैं, उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, उनकी जनता या आपके चैनल के ज़रिए से, कि हम जो शपथ लेते हैं, जो हलफ लेते हैं, खुदा के नाम से लेते हैं या जो भी अच्छे-अच्छे नाम सब उसी के हैं, उस मालिक के हैं, जिसने सबको पैदा किया है, उसका पालन करें। उसका पालन करें बस। इसीलिए पार्लियामेंट के गेट पे लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सच्चाई ही के साथ जीत है। बस यही पैगाम है कि इसका पालन करें सब। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब। तो ये थे रामपुर के नवनिर्वाचित सांसद, समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से लड़ने वाले और तमाम उन कयासबाजियों पर अंकुश लगाने वाले मौलाना साहब, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट जामा मस्जिद के इमाम भी हैं और जिन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचकर एक अलग तरह का रिकॉर्ड कायम किया है। 5 साल बाद उनका दोबारा से एक तरह से री-इवैल्यूएशन किया जाएगा
और उसके बाद में भी हमारी कोशिश रहेगी कि दोबारा उनसे मुखातिब हों और 5 साल पहले ये सवाल क्योंकि हम पूछ रहे हैं और 5 साल बाद जब इन सवालों को दोबारा दोहराएंगे तो किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में क्या कुछ मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब ने रामपुर के मतदाताओं के लिए करके दिखाया है। तो कैमरा पर्सन राम बहादुर के साथ मैं जुबैर खान, पीटीसी न्यूज, दिल्ली।